स्टूडेंट्स, यदि आप आईआईटी जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सबों को ये चीज़ मालूम होगा कि इरोडो बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज में मैं इरोडो बुक के लगभग सारे प्रॉब्लम जो आईआईटी जेई सिलेबस से कंसर्न रखते हैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं हूँ हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.1। प्रॉब्लम नंबर 1.1 यदि आपके पास बुक होगी तो आप देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1.1 है। A motorboat going downstream overcame a raft at a point A. T equal to 60 minutes later, it turns back and after some time passed the raft at a distance L equal to 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. मतलब ये है कि एक रिवर है, ये मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर एक बोट आती है, बोट को मैं क्रॉस मार्क से डिनोट कर रहा हूँ और ये एक रैफ्ट है, रैफ्ट से ये पॉइंट ए पर मिलता है। रैफ्ट है और ये बोट है। तो अब बोट क्या है कि आगे की ओर रिवर के साथ जाता है, रिवर की वेलोसिटी u है और बोट की अपनी वेलोसिटी v है। तो जब ये डाउन स्ट्रीम में बोट रिवर के साथ जाएगा तो इसकी नेट वेलोसिटी v प्लस यू हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में हम लोग वेलोसिटी v प्लस यू लेते हैं और अप स्ट्रीम में वेलोसिटी v माइनस यू लेते हैं। तो इस तरह से ये चलता है डाउन स्ट्रीम में और किसी पॉइंट C पर पहुंचकर फिर टर्न बैक होता है। और A से C तक जाने में जो टाइम लगा, टाइम फॉर A टू C, टाउ इक्वल टू 60 मिनट आपके प्रॉब्लम में गिवन है। फिर इसके बाद टर्न बैक जो किया, तो टर्न बैक करने के बाद ये मान लो किसी पॉइंट B पर जब पहुंचता है तो वहां रैफ्ट भी मौजूद हो जाता है। मतलब इधर से रैफ्ट आ गया और उधर से ये बोट आ गई, ये दोनों एक दूसरे से B पॉइंट पर मिल जाते हैं। और मान लीजिए कि इसमें जो टाइम लगा वो T लगा, जो B से C तक आने का टाइम है वो ये टाइम T है और इसमें जो टाइम लगा वो टाउ है। ओके, तो टोटल बोट जो चला वो A टू C डाउन स्ट्रीम चला। तो हम A टू C के डिस्टेंस को, A टू C डिस्टेंस या AC डिस्टेंस को लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू टाउ। फिर C से B जब बोट आ रहा है, मीन जो BC डिस्टेंस कवर किया वो अप स्ट्रीम किया, तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी v माइनस यू लेते हैं और इसमें सपोज कीजिए कि ये टाइम t तक चला। तो इस तरह से बोट ने जो मोशन किया A टू C एंड B टू C, ये दोनों इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो कॉर्क या रैफ्ट का जो मोशन है ये पूरे ड्यूरेशन तक रिवर वेलोसिटी से हुआ है, क्योंकि इसमें अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, अपना कोई इंजन नहीं है। तो रिवर वेलोसिटी के साथ रैफ्ट गया है। रिवर वेलोसिटी हम लोगों ने u मान रखा है और टोटल टाइम अब इसमें जो होगा वो टाउ प्लस टी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सी। अब आप इसको इस तरह से दिखाइए, इस तरह से मोशन हुआ है, ये A टू C गया, फिर C टू यहाँ B पर पहुंचा है और इधर से जो दूरी कवर हुई है वो A टू B हुई है। ये रैफ्ट की वैल्यू टोटल डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक बोट गया, फिर ये रिवर्स किया है। तो इस ज्योमेट्री का यूज अगर हम करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर we can write AC minus BC equal to AB। अब AC की वैल्यू V प्लस यू इंटू टाउ है एंड BC की वैल्यू V माइनस यू इंटू टी है। AB की वैल्यू U टाउ प्लस टी है, जिसका वैल्यू 6 किलोमीटर गिवन है प्रॉब्लम में। तो अब हम क्या करेंगे, V इंटू टाउ, U इंटू टाउ, V माइनस टी, U माइनस टी इक्वल टू U टाउ प्लस यू टी।
ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव वी टी माइनस वी टी इक्वल टू जीरो, दैट इज वी टी इक्वल वी टाउ इक्वल टू वी टी, वी से वी भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव टाउ इक्वल टू टी। मतलब कि जो समय लगा, पूरा समय, मतलब सी से बी तक आने में भी वही समय लिया, वही टाइम लिया जो ए से सी तक में लिया, और ये दोनों हो जाएगा 60 मिनट। टाउ का वैल्यू 60 मिनट दिया हुआ है। अब हमारे पास टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम ऑफ मोशन हो गया 2 आवर्स 60 मिनट प्लस 60 मिनट, इसलिए वी कैन राइट हियर टोटल टाइम इक्वल टू टाउ प्लस टी इक्वल टू 60 मिनट प्लस 60 मिनट इक्वल टू 120 मिनट इक्वल टू 2 आवर्स लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है u की वैल्यू, तो u टाउ प्लस टी इक्वल टू 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम सी u इंटू टाउ प्लस टी इक्वल टू 6 किलोमीटर, यानी u इंटू 2r इक्वल टू 6 किलोमीटर। यहाँ पर टाउ प्लस टी का वैल्यू 2 आवर्स आया है, तो सो वी हैव u इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोट की ही वैल्यू, सॉरी बोट नहीं, ये रिवर की वेलोसिटी पूछा गया था, तो वी हैव रिवर वेलोसिटी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1.1। अब हम इसके दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं 1.2 को। आप लिख लें इसे या फिर समझ गए होंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए ए टू सी v प्लस यू इंटू टाउ होगा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में कवर हुआ है। फिर सी टू बी जो बोर्ड कवर कर रहा है अप स्ट्रीम में कवर हुआ है, तो सो v माइनस यू इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद ए बी को राफ्ट ट्रेवल किया है, टोटल टाइम ये और ये, मतलब टाउ प्लस टी लिया, जितने देर में बोट बी पर पहुंचा, बी पर पहुंचने में बोट को टाइम लगा टाउ प्लस टी, उतने देर तक राफ्ट रिवर के साथ मोशन करते रहा, तो ए बी हो जाएगा u इंटू टाउ प्लस टी, जो कि 6 किलोमीटर के इक्वल है। अब ज्योमेट्री के यूज करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी है। ए सी की वैल्यू इक्वेशन ए और बी से ए सी बी सी एंड ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट किए, तो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव टाउ इक्वल टू टी। हमें ये मालूम चला कि इसमें जो टाइम लगा वहीं इसमें टाइम लगा, मतलब टी और टाउ दोनों इक्वल है, तो टी और टाउ की वैल्यू इक्वल है, दोनों 60 मिनट है, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोशन वी हैव 2 hours, and so from equation C we have u into tau plus t equal to 6 kilometer, so u into 2 equal to 6, that is u equal to 6/2, that is 3 kilometer per hour। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1.1। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.2 करते हैं। 1.2 एवरेज स्पीड से क्वेश्चन है, और आप कॉन्सेप्ट यहाँ बस ये यूज होगा, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट भी लिखते चल रहा हूँ कि v एवरेज इक्वल टू या v मीन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 1.1 है, अ पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v नॉट, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find mean velocity of the point averaged over the whole time of motion। क्वेश्चन ये है कि ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1.2 होगा, ये रोडो बुक का प्रॉब्लम नंबर 1.2। प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की, तो आधा डिस्टेंस जो है हाफ डिस्टेंस, इसको s/2 लिखते हैं, ये v नॉट स्पीड से कवर हुआ है, एंड जो रेस्ट हाफ डिस्टेंस है ये 2 स्पीड से कवर हुआ है, इक्वल टाइम दे करके। मतलब एक तो v1 दिया गया v1 स्पीड से, जिसमें टाइम जो लगा t1 मानते हैं या t मान लो, और फिर जो v2 डिस्टेंस से भी t टाइम तक कवर हुआ, और ये जो दूरी आपको दिख रही है
ये भी s/2 ही होगा। मीन वी हैव v1t, ये जो डिस्टेंस कवर होगा v1t होगा, और v2 स्पीड से t टाइम तक चलेगा, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर होगा वो v2t होगा। ये मिलकर s/2 आ रहा है। तो सो वी हैव t इक्वल टू s/2 v1 प्लस v2। तो हमें t टाइम मिल गया कि ये जो दो इक्वल टाइम तक चला है, तो उसमें t की वैल्यू s/2 v1 प्लस v2 हो जाएगा। और यहां से अगर हम टाइम निकालते हैं, इसको t डैश सपोज करें हम लोग, t डैश है ये, और इसमें जो टाइम लगेगा वो s/2 v0 लगेगा। तो इस तरह से टोटल टाइम s के टर्म में, नाउ टोटल टाइम हमें कितना मिला, टोटल टाइम इसमें चला s/2 v0, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें t टाइम लिया और इसमें 2 बार t डैश लिया है, तो टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस t डैश प्लस t डैश। t की वैल्यू वी हैव s/2 v0, t डैश की वैल्यू s/2 v1 प्लस v2, फिर s/2 v1 प्लस v2। तो इस तरह से हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन मिल जाएगा। और इसके बाद हमें v एवरेज निकालना है, इसलिए v एवरेज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s/2 v0, एंड वो दोनों को सॉल्व करने पर आएगा s प्लस v1 प्लस v2। तो ये एलसीएम जो आएगा इसका, ये s डिवाइडेड बाय, ये आप इसका एलसीएम निकालें तो 2v0 v1 प्लस v2 हो जाएगा, एंड इधर v1 प्लस v2 प्लस 2v0, और s भी यहाँ पर रहेगा, जो इस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सो वी हैव 2v0, सो वी हैव v मीन इक्वल टू 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो इस तरह से ये ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे क्वेश्चन क्लासरूम में भी कराए जाते हैं। ये फर्स्ट डिस्टेंस v0 स्पीड से ट्रेवल किया है, तो इसमें टाइम लग जाएगा s/2 v0, और ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको दो इक्वल टाइम में v1 और v2 स्पीड से ट्रेवल किया गया है, तो सो v1 इंटू टी डैश प्लस v2 इंटू टी डैश, ये जो s/2 के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन गेट टी डैश इक्वल टू s/2 v1 प्लस v2। तो टोटल टाइम इसमें t डैश प्लस t डैश, 2t डैश लगा और ये t लगा, तो सो और टोटल टाइम इज t प्लस t डैश प्लस t डैश। तो t की वैल्यू s के टर्म में हमने लिखा, t डैश की वैल्यू लिखा, ये टोटल टाइम हो गया। और टोटल डिस्टेंस क्या है, s है, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हमने डिवाइड किया, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 2v0 into v1 plus v2 डिवाइडेड बाय 2v0 plus v1 plus v2। इस प्रॉब्लम को बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी ये प्रॉब्लम इतना फेमलर है कि आते रहता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.3। आप समझ गए होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1.3। प्रॉब्लम नंबर 1.3 है, ये भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अब मैं मिटा देता हूं, और अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। ये 1.3 है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मीन स्ट्रेट लाइन में कार मूव करना शुरू करती है, फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन w इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then uniformly and finally deaccelerate at the same rate w comes to a stop. The total time of motion t equal to 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car move uniformly? मतलब ये है कि एक कार है जो स्टार्ट होती है कहीं से, मीन इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट होती है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा। कुछ समय तक वो समय शायद नहीं दिया है, और इसके बाद ये यूनिफॉर्मली चलती है,
और यूनिफॉर्मली चलने के बाद फिर उसी रेट से डी एक्सेलरेट हो जाती है जिस रेट से एक्सेलरेट हुई थी। तो फिर जितने टाइम एक्सेलरेट होने में लगा या एक्सेलरेट वाले प्रोसेस में जो टाइम लगाई है, अब उतनी ही टाइम में ये जाकर के रुक जाएगी। तो अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाए तो ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, u को 0 रखने से v इक्वल टू ए टी हो जाएगा इस वाले प्रोसेस में। तो सो लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, लाइन सीधी हो जाएगी, इसके बाद डी एक्सेलरेशन है तो लाइन ऐसी हो जाएगी। तो इसमें जो टोटल टाइम लगा है, मीन मान लो यहाँ पर t टाइम है, मीन टोटल टाइम ऑफ मोशन जो है ये 25 सेकेंड है। तो यहाँ पर जो मेन इंफॉर्मेशन है इस प्रॉब्लम बनाने के लिए ये होना चाहिए कि कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 10 सेकेंड तक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a का वैल्यू भी सपोज करो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट होता है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी u प्लस ए टी के अकॉर्डिंग 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब अगर ये 2 मीटर के ही रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ही रेट से डी एक्सेलरेट होना शुरू करे तो आप देखेंगे कि इसको रुकने में भी 10 सेकेंड लगेगा। जैसे अब आप इस इक्वेशन को v डैश इक्वल टू यू डैश माइनस 80 लिख करके यहाँ 0 पुट कीजिए, u डैश का वैल्यू 20, चूंकि सेकेंड प्रोसेस में उसकी वेलोसिटी 20 बन चुकी है और वो रुकना चाह रहा है, तो सो यहाँ u का वैल्यू 20 माइनस 2 इंटू टी, तो यहाँ भी t का वैल्यू 20/2 10 सेकेंड आया। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कुछ समय तक एक्सेलरेट हुआ और उसी एक्सेलरेशन से अगर वो डी एक्सेलरेट होता है रुकने के लिए, तो दोनों प्रोसेस में इक्वल टाइम लगेगा। आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि डिस्टेंस भी ये इक्वली ट्रेवल करेगा। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन बेसिस पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन ओमेगा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, तो यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डीएक्सेलरेट एट द सेम रेट कम्स टू ए स्टॉप, द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टाउ इक्वल टू 25 सेकेंड। मतलब टोटल पहले हम लोग डिस्टेंस कवर निकालते हैं। जैसे ये मान लो टाइम हम लोग t लेते हैं, फिर सेकेंड वाला जो टाइम यूनिफॉर्म वाला t1 मानेंगे और फिर लास्ट वाला भी हमें t ही लेना है, t समय में ही वो रुकेगा। तो इसमें जो दूरी s1 ट्रेवल होगी वो हाफ at स्क्वायर लिखेंगे। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यहाँ पर आते आते v का वैल्यू हो चुका होगा a इंटू टी, तो इसमें जो कांस्टेंट अब इसी भी स्पीड से ये डिस्टेंस t1 टाइम तक चलेगा। तो इसमें जो डिस्टेंस s2 कवर होगा वो 80 इंटू टी1 हो जाएगा। और इस वाले प्रोसेस में जो हमें s3 लेना है, ये जो v है यहाँ तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद ये डी एक्सेलरेट होता है तो ये u का रोल प्ले करेगा। तो 80 इंटू टी इसको लिखेंगे ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करने पर जो डिस्टेंस ये आया था वही डिस्टेंस यहाँ भी मिलेगा, ये भी आएगा। फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, ये हाफ at स्क्वायर मिल गया। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस हमें मालूम हो गया और एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग v मीन इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 बाई टोटल टाइम t प्लस t1 प्लस t लिख सकते हैं। मीन ये हाफ at स्क्वायर, ये 80 इंटू टी1 हो जाएगा, तो 80 इंटू टी1 और s3 भी हाफ at स्क्वायर, ये टोटल हो गया डिस्टेंस एंड टाइम 2t प्लस t1 हो गया। यहाँ 72 km पर आवर्स दिया है, तो 72 km पर आवर्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 72 km पर आवर्स 20 मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर होगा। तो सो यहाँ पर हम लोग 20 रखते हैं और हाफ at स्क्वायर ये at स्क्वायर हो गया प्लस 80 इंटू टी1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस t1। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और दूसरा इक्वेशन है टोटल टाइम का सम 25।
तो सो वी हैव 20 इक्वल टू, ये आपको a की जगह पर 5 रखते हैं तो 5t² 5t इंटू t1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस t1, तो ये आ जाएगा आपका 5t² 5t इंटू t1 इक्वल टू 22t प्लस t1। तो ये एक इक्वेशन मिला, ये a, और दूसरा इक्वेशन है t प्लस t प्लस t1, मतलब ये जो टोटल टाइम t, t1 और t, इसका समेशन है 25 सेकेंड। तो मतलब हम यहाँ 25 रख सकते हैं, 2t प्लस t1 की जगह पर 25 रख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन हमें निकालना क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिया है, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव लिनियरली, मीन वी हैव टू फाइंड t1। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये मिला और दूसरा ये इक्वेशन है। हमें t और t1 की वैल्यू को निकालना है। तो हम अब निकाल सकते हैं इजीली फ्रॉम a एंड b। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो अब आप निकाल सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा आंसर, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 5t कॉमन लेंगे तो यहाँ भी t प्लस t1 आ जाएगा, है ना, t प्लस t1 आ जाएगा। तो एक बार t प्लस t1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर के रूप में क्या मिलेगा, आप कर सकते हैं, ये दोनों को आप सॉल्व करके आंसर को ला दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसके बाद अब देखते हैं, ये था प्रॉब्लम नंबर 1.3 था। अब प्रॉब्लम नंबर 1.4 देखिए। 1.4 में एक ग्राफ है, तो ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करना होगा। आपके पास अगर बुक होगी तो आप देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। अ पॉइंट मूव्स linearly in one direction. Figure 1.1 shows the distances traversed by the point as a function of time t. Using the plot, find the average velocity of the point during the time of motion. B है the maximum velocity and C है the time moment t naught at which instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over the first t naught second. तो एवरेज वेलोसिटी इसका निकालना है। तो आपका जो ग्राफ है देखिए इस तरह से है, ये ग्राफ तो प्लॉट करना टफ है, यहाँ पर जाकर के ग्राफ ऐसे हो गया है और ये इस पर आपको मीटर दिखाया है, मीन ये दूरी है और ये टाइम है। इस तरह से ग्राफ है बुक में, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर 2 मीटर है और इसमें जो टाइम लगा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से ग्राफ सीधा हो रहा है, जहां से डिस्टेंस फिक्स हो गया, मीन रेस्ट में पार्टिकल आ गई, वो 20 सेकेंड लिखा हुआ है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन 2 मीटर एंड टोटल टाइम 20 सेकेंड। तो ए के लिए जो एवरेज स्पीड आप लिखेंगे 2/20, ये मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू आप 100 करते हैं बाई 20, तो यू हैव 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। सेकेंड है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप ग्राफ को देखेंगे ना तो कुछ पॉइंट तक ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और स्ट्रेट कहां से शुरू हो रहा है, 10 सेकेंड से शुरू हो रहा है और वो कहां तक जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाली जो ग्राफ है ये 2 ब्रैकेट के बाद स्टॉप कर जाता है। तो 2 ब्रैकेट 2 सेकेंड को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ 14 सेकेंड हो गया। और ये है आपका, इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड होगा ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब इसमें जो डिस्टेंस कवर है वो 10, मतलब 0.2 ऐसे करने पर ये 1 मीटर आ रहा है और इसमें 4 सेकेंड ये टाइम आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर स्लोप सबसे ज्यादा है इस इंटरवल में, तो इसी इंटरवल में वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो सो वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगा
वो हो जाएगा 1/4 यानी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह से सी क्वेश्चन है, टाइम टी नॉट एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी कब इक्वल होगा, जब एस टी ग्राफ पर जो टैंजेंट होता है, टैंजेंट और यहां से यहां को मिलाएंगे, इसका जो tan थीटा होगा वो क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। tan थीटा मीन ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी देगा, और यहाँ जो टैंजेंट का स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो जहां पर इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने पर अगर टैंजेंट के अलोंग ये लाइन आ जाए तो वो पॉइंट के लिए उस पॉइंट के लिए हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाता है। तो ये एक्चुअली 16 सेकेंड पर ऐसा हो रहा है, आप बुक को देखेंगे तो इस तरह से 16 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये था प्रॉब्लम नंबर 1.4। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.5। प्रॉब्लम नंबर 1.5 क्या है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1.5 ये है कि टू पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जेई पूछा भी है। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंस का, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 and r2। how must these four vectors be interrelated for the particle to collide। मीन दो पार्टिकल है स्पेस में। मान लीजिए पहले तो आप ये समझिए कि मान लो ये एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अगर ए बी से मिल रहा है तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो ए की वेलोसिटी होनी चाहिए इधर तो नहीं होनी चाहिए, ए से बी को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो ए का रेडियस वेक्टर r1 है और बी का रेडियस वेक्टर क्या है, r2 है, तो ए से बी को जोड़ने वाली लाइन का जो रेडियस वेक्टर होगा, ये वेक्टर ए बी क्या होगा, आप ट्रायंगल लॉ से समझ रहे होंगे कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। तो सो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, that is vector r2 minus vector r1 will be equal to vector ab। मीन a से b को जो कनेक्ट करने वाले वेक्टर के ही along ये वेलोसिटी भी होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। मतलब b के रिस्पेक्ट में जो a की वेलोसिटी होनी चाहिए वो a से b को जोड़ने वाली लाइन के along होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी उधर ही होनी चाहिए जिधर बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ यहाँ कि v1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो किधर होना चाहिए, बी की ओर होना चाहिए। तो आप ऐसे भी इसको समझ लो कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर एक ट्री है और एक ये मान लो मैन है जो ये ट्री तक जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी उधर ही होना चाहिए जिधर वो ट्री है, मतलब जिधर उसका पोजीशन वेक्टर है। तो सो इसके लिए कंडीशन ये होगा, द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इज कि r2 माइनस r1 द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे हम लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ b from A, the direction of position vector of B, position vector of B, position vector of B with respect to A must be along velocity of A with respect to B for convergence। इसको आप लिख सकते हैं कन्वर्जेंस का ये कंडीशन है, द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी अलोंग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ
vector r2 minus r1 will be along vector v1 minus vector v2, दैट इज, अब डायरेक्शन होने के लिए यूनिट वेक्टर इक्वल होना चाहिए, तो सो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r2 माइनस r1 शुड बी इक्वल टू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 का मॉड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम, दो पार्टिकल अगर स्पेस में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम इस कंडीशन को लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको जेई बहुत बार, मीन डायरेक्ट तो नहीं, डायरेक्ट भी एक बार प्रॉब्लम पूछा है, लेकिन बहुत बार दूसरे प्रॉब्लम में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो सो ये कॉन्सेप्ट है कि इफ अगर ए को बी से मीट करना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब बी का जो पोजीशन ए से है इस डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ए जाकर बी से कोलाइड करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए या फिर आपको ये लगा कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल है, तो आप अपने डियरेस्ट वन को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अगेन।